लोहाघाट से दिल्ली के लिए निकली उत्तराखंड परिवहन निगम लोहाघाट डिपो की बस मात्र 4 किलोमीटर आकर के ये रास्ते में अटक गई है और यात्री लोग दूसरे वाहनों में जाने के लिए परेशान हैं। डिपो से निकलने के 4 किलोमीटर बाद बस का खराब होना अपने आप में, जिन सपनों को लेकर हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, आज वहाँ के उत्तराखंड वासियों को ऐसी फजियाँ झेल रहे हैं और उनके सपनों पर जो कुठाराघात हो रहा है उससे बेहद आहत हैं हम दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम तो तीन हैं। अच्छा, और भी क्या हुआ है बस में? इसमें आगे से पाइप निकला है इधर। अच्छा अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो बच्चे? दिल्ली। दिल्ली। आप मैडम दिल्ली? आप भी दिल्ली। सर इसमें ना पार्ट्स आ रहे हैं ना कुछ सामान आ रहा है। अच्छा, सामान मिल ही नहीं रहा है और जो आ रहा है आ भी रहे हैं तो लोकल वाले आ रहे हैं। अभी कितने यात्री थे इस बस में? अभी इसमें सर 18 यात्री थे। अच्छा, क्या हुआ है बस में? सर इसमें इंजेक्टर पाइप फट गया है इसका। अच्छा, 18 यात्री, मतलब एकदम जब पाइप फटा होगा तो धुएं के साथ घबरा गए होंगे। जी 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 घबरा गए थे। अच्छा, तो अब क्या किया उन यात्रियों का? सर अब यह है कि जो लोकल के पीछे वाली गाड़ी आई उसकी उनकी व्यवस्था की है, उन्हें भेजा गया और बाकी अभी हेल्प मांग रखी है, वो आ रहे हैं इंजेक्टर पाइप लेके वो बदलेंगे इसको। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है और उत्तराखंड में पहले मॉडल जिले की जब भी बात होती है तो चंपावत का नाम पहले नंबर पे आता है। तो यानी कि चंपावत जिले से जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है और मैदान पहाड़, दो तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में रसा बसा जिला है। उस जिले को मॉडल जिला बनाने के लिए क्या उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार की तमाम बातें हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि पहाड़ की यातायात व्यवस्था, पहाड़ की परिवहन व्यवस्था कैसी हो, चंपावत जिले में टनकपुर तक बेशक रेल है, लेकिन जब टनकपुर से हम जो ऑल वेदर रोड बना है, टनकपुर से पिथौरागढ़ एक ऑल वेदर रोड के बनने के बाद से स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, सड़क सुविधा सुधरी है, लेकिन रोडवेज की बसें जो सार्वजनिक परिवहन का बड़ा जरिया है, उनकी लगातार गिरावट की स्थिति, उनके बेहतरी के बजाय बदतर होते हालात लोगों को, आम यात्रियों से लेके जो कर्मचारी अधिकारी है उन सबको तकलीफ दे है। तो यात्रा किस तरह से मुश्किल पैदा कर रही है, वो यह आज सवाल इसलिए उठ रहा है कि रोडवेज की जो इस साल 2024 के 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसमें करीब एक हफ्ता बाकी है, 40 से अधिक बार टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमाम बसें ब्रेकडाउन हुई हैं, खराब हुई हैं। यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने के बजाय वह बीच मझधार में अटके हैं और जब बसें खराब होती हैं तो यात्रियों की सुरक्षा का एक बड़ा पहलू होता है। तो लोहाघाट डिपो की आज भी एक बस जो लोहाघाट से दिल्ली जा रही थी, दिल्ली और लोहाघाट के भी 454 किलोमीटर का सड़क फासला है, लेकिन बस मात्र 4 किलोमीटर पर ही खराब हुई है और उसका डीजल पाइप लीक कर गया और उससे धुआं उठा। और धुएं से आजकल चूँकि बसों जो कार बस आवाजाही के जो माध्यम है उनमें आग लगने की घटनाएं भी तेज़ी से बढ़ी हुई हैं। तो ये यात्रियों में दहशत का कारण भी बना और यात्रियों की जो यात्रा है वो भी असुरक्षित रही। तो ये क्या है, परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं, चूँकि इस समय लोहाघाट के जो एजीएम हैं, जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं नरेंद्र कुमार गौतम, उनका कहना है कि जो बसों की तादाद है वो कम है, 32 बसें उनके पास हैं और 32 बसों में 4 ऑफ रूट हैं, यानी कि अलग अलग कारणों से वो सड़क पर चलने लायक नहीं है। 20 बसों की डिमांड की गई है हायर अथॉरिटी निगम मुख्यालय से, लेकिन वो बसें नहीं आई है। तो क्या असर पड़ रहा है, जो कि आज जो घटना हुई है उसमें जो कर्मचारी नेता और राज्य आंदोलनकारी वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। तो जानना चाहते हैं उन दोनों कर्मचारी प्रतिनिधि, चूँकि सामाजिक सरोकारों से भी वो जुड़े रहे हैं। तो पहले हमारे साथ पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संघ के दूसरी बार निर्वाचित जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार जोशी जी हैं और राज्य आंदोलनकारी योद्धा के भूपेंद्र देवताऊ, दोनों का बहुत स्वागत है। क्योंकि आप उस रास्ते से आ रहे थे जहाँ पर बस खराब हुई। तो पहले तो जो बस की स्थिति थी, जो लोहाघाट डिपो की बस दिल्ली जाने वाली थी, और दिल्ली जाने के लिए कितना फिटनेस होना चाहिए, तमाम जिलों से भरी आबादी और भारी ट्रैफिक के बीच बस वाहन जाती है। तो ऐसी बसों को आपने वहाँ यात्रियों की मनोदशा को भी देखा होगा, क्या वहाँ नज़ारा था, क्या स्थिति है?
देखिए, जब हम आ रहे थे उस समय ठीक 1:48 का वक्त था और भरी दोपहरी थी, बहुत तेज़ धूप थी। 18 सवारियाँ लेकर के ये बस लोहाघाट से चली थी। 450 किलोमीटर दूर उसकी मंजिल थी, लेकिन वो मात्र 4.5 किलोमीटर में ही हाँफ गई। तो मैंने जो वहाँ पर स्थिति देखी, यात्री परेशान थे कि वो अपने गंतव्य तक पहुँचना तो दूर, अपनी यात्रा की शुरुआत में ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा तो दुख मुझे तब हुआ जब परिचालक और जो चालक थे उन्होंने कहा कि देखिए, इस प्रकार की बसों में हमारी जान तो जोखिम में है ही है, लेकिन हम जितने भी बस में यात्री भरे हैं सबकी जान को भी जोखिम में डालते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़े दुख का विषय है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जबकि ये जो स्थिति आज है, इससे वर्षों पहले जब उत्तर प्रदेश में हम लोग हुआ करते थे, तो उस टाइम जो परिवहन व्यवस्था थी वो अपनी बिल्कुल पटरी पर थी। और जो सुदूरवर्ती हमारे गांव हैं, मैं तो बालाकोट का रहने वाला हूँ, मैंने बर्दाखान बरेली बस भी देखी हुई है। इसी तरह अन्य जो छोटे छोटे हमारे कस्बे हैं, वहाँ से भी हमारे जो बड़े बड़े स्टेशन हैं वहाँ तक बसें चला करती थी और यात्री उसका लाभ लेते थे। छात्र हो, छात्राएं हों, बीमार हो, बुजुर्ग हो, हर प्रकार के व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश परिवहन की जो सुविधा मिलती थी। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है, जो भी यात्री उनमें सफ़र कर रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ये भूपेश देव ताऊ जी, चूँकि आप राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, चंपावत का जो जिला है ये बड़ा जिला है। लोगों को अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय भी आना होता है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी आते हैं और रीठा से लेकर पार्टी, देवी धुरा, अलग अलग जगहों से लोगों को ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय आना होता है। तो जब सार्वजनिक यातायात के, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो कर्मचारी, अधिकारियों को किस तरह की दिक्कतें या किस तरह का आर्थिक बोझ भुगतना पड़ता है। हम जब उत्तराखंड आंदोलन में सोच रहे थे, हमने एक परिकल्पना रखी थी कि हम उत्तर प्रदेश से अलग होकर अपना एक छोटा राज्य, अपने पहाड़ का एक राज्य बनाएंगे जिसमें कि और हमारी बेहतर हमें इसका लाभ मिलेगा। हमारे जो है जैसे कर्मचारी हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको काफ़ी सुदूर क्षेत्र से आना पड़ता था। पहले रीठा से लोहाघाट चंपावत भी बस चला करती थी, चंपावत से पिथौरागढ़ रेगुलर बस चला करती थी, बर्दाखान सिमलखेत से लोहाघाट बस चला करती थी, पुल्ला से लोहाघाट बरेली तक बस चला करती थी और मंचतामली से एक बस जो है यहाँ तक आती थी, जबकि सड़क की हालत उस समय मंचतामली की कमजोर थी, फिर भी बस चला करती थी। इन क्षेत्रों में बस चलने के बावजूद आज जो हमारा उत्तराखंड बने हुए आज 24 वर्ष हो चुके हैं। 24 वर्ष होने के बावजूद आज की जो रोडवेज की हालत हमने वहाँ पर देखी और जिस प्रकार से प्रचालक और परिचालक से बात करने के बाद उपरांत पाया कि हमारे रोडवेज की हालत दिनों दिन सुधरने के बजाय दिनों दिन गर्त में जा रही है और हमारे पैसेंजर जिस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, उसी प्रकार से आम कर्मचारी, आम बुजुर्ग, आम विकलांग व्यक्ति जो इस परिवहन व्यवस्था पर निर्भर है, वह भी वहाँ पर परेशान खड़ा था। और मेरा निवेदन है कि जो कि है हमारे मुख्यमंत्री जो स्वयं आंदोलनकारी हैं, उनका जनपद भी है और उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, तो इसके प्रति एक ध्यान दें और यहाँ अधिक से अधिक बसों को यहाँ पर उपलब्ध कराएं ताकि हमारे इस जनपद के लोगों को इसका लाभ मिल सके और हमारी जो उत्तराखंड के शहीदों की जो भावनाएं हैं और उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं, उसके अनुरूप हमारे उत्तराखंड वासियों को यह फजीहत न झेलनी पड़े और इसके लिए इसका प्रयास करना होगा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था रोडवेज में स्टेट गवर्नमेंट ने कई सुविधाएं दे रखी है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क बस यात्रा है, दिव्यांग भाइयों के लिए निःशुल्क है। इसके अलावा जो राज्य आंदोलनकारी हैं, ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और अलग अलग श्रेणियाँ हैं, छात्राओं को भी आवाजाही के लिए मिलता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सुविधाएं मिलती हैं। अब जब रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं तो आर्थिक वर्ग का जो मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है वो तो परेशानी झेलता ही है, अधिक ऊंचा किराया देना पड़ता है। तो इन लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिलती है कैसे कंसीडर किया जाना चाहिए? आप कर्मचारी प्रतिनिधित्व भी करते हैं, क्या रास्ता होना चाहिए? हमारा पहाड़ है जिसमें हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, उसमें अगर हम रेल सुविधा देखें तो वो केवल काठगोदाम तक है और इधर टनकपुर तक। उसके अलावा हमारा जो संपूर्ण क्षेत्र है वो केवल इसी परिवहन व्यवस्था पर निर्भर है। आज इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जितनी भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो
किसी भी, अब जैसे आपने कहा बुजुर्गों को मुफ्त सुविधा जो उत्तराखंड में दी जा रही है या छात्र छात्राओं को दी जा रही है, उनका लाभ तो उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि उन रूट पर बस ही नहीं है। मैं अपने बाराकोट से ही आने वाले छात्र छात्राओं को देखता हूँ, वो अगर वो रोडवेज में आते तो उनको सुविधा मिलती, बेहतर तरीके से अपने भविष्य को और आगे बढ़ा सकते थे। अब गरीब तबके के लोग हैं, वो कॉलेज आने में भी डरते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जो आज स्थिति है, उनके पास इतना नहीं होता है कि वो 100-200 रुपये प्रतिदिन जो है किराया अपना व्यय कर सकें। इसलिए जो छात्र छात्राओं को जितने भी हमारी सरकारी जो मुफ्त जो सवारी की, मुफ्त जो परिवहन निगम में यात्रा करने की जो भी घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, वो धरातल पर जो है लागू नहीं हो पा रही है, इसलिए कि इन रूटों पर बस ही नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हम जनता को ये लोक लुभावन जो वादे हैं वो कर तो रहे हैं, पहले अपने बुनियादी ढांचे को तो मजबूत करें। जितने भी हमारे पहाड़ से जो भी जहाँ भी इस प्रकार की सड़कें ठीक ठाक हैं, वहाँ पर कम से कम बसें तो चलनी चाहिए। तब केंद्रीय जी, चूँकि जिस तरह से दूर दराज के एरियाज हैं जहाँ पहले रोडवेज की बसें चलती थी, पहले सड़क की स्थिति खराब होती थी और उत्तराखंड बनने के बाद सड़कें का विस्तार भी हुआ है, सड़कों का डामरीकरण भी हुआ और सड़कें कुछ बेहतर भी हुई है। और वेदर रोड के अलावा नेशनल हाईवे है, के अलावा स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट सड़क भी। अब उन स्थानों पर नई बसों के बजाय जो पहले से बसें चली आ रही हैं वो भी रुकी हैं। आपने जिन जगहों का नाम दिया, रौसाल, पंचेश्वर, बद्राखान, तामली, रीठा, ये सब पर्यटन क्षेत्र भी हैं, रिमोट ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो इनमें बसें ना चलने से किन किन तरीके की जो आर्थिक रूप से यहाँ कमजोर लोग काफ़ी होते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं है, तो कैसे इसका क्या विकल्प हो सकता है कि आप लोग अपने अनुभव से, आंदोलन के अनुभव से, आंदोलन के बाद के अनुभव से किस तरह से चीज़ें समझ सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं? उनके लिए हमें अपनी परिवहन व्यवस्था को बहुत बड़े रूप में अगर नदी दें, तो जिस प्रकार से ये अनुबंधित बसों को चला रहे हैं मैदान की ओर, तो हमारे यहाँ भी अनुबंधित टैक्सी इत्यादि को अगर सरकार इन रूटों के लिए चला दे, ताकि जहाँ पैसेंजर कम हैं या पैसेंजरों की उनको समस्या लगती है कि कम हो जाए, तो टैक्सियाँ तो चल रही हैं उन रूटों में, लेकिन अगर रोडवेज एक वो अनुबंधित टैक्सियाँ भी इन रूटों में चला दें, या टैक्सियाँ या फिर छोटी जो टेम्पो ट्रेवल्स हैं इनको अनुबंधित रूप में चला दें, तो जो हमारी विशेषकर छात्राओं को, जो दूर दराज की छात्राएं हैं जिनको कि उन्होंने निःशुल्क उसमें दे रखा है, और ऐसे बुजुर्ग, ऐसे गरीब बुजुर्ग जो अपने मुख्यालय या अपने इलाज के लिए आना चाहते हैं, ऐसे विकलांग व्यक्ति, अगर इस प्रकार की लचर व्यवस्था के आधार पर अगर कोई विकलांग या बुजुर्ग आता है और 3-4 किलोमीटर के अंतर्गत, तो वो भी मेन रूट में है, मुख्य मार्गों में ही केवल बसें चल रही हैं, आंतरिक मार्गों में नहीं चल रही हैं। आंतरिक मार्गों की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए यदि सरकार के पास तात्कालिक व्यवस्था बसों की नहीं भी हो पाती है, तो ये इनको अनुबंधित रूप में ले सकती है, ताकि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र वाले जिले में इंटर स्टेट बस टर्मिनल, उसका नवंबर 2023 में उस काम की शुरुआत हुई। 56 करोड़ रुपये से वो काम चल रहा है और तेज़ी से काम चल रहा है, एक अच्छा काम है। लेकिन उस काम की सार्थकता तभी होगी जब उस पर चलने वाली बसों की संख्या बढ़ेगी। चंपावत में बस स्टेशन कुछ साल पहले खुला है, लोहाघाट में रोडवेज का डिपो है, लेकिन ये तब जब तक बस बेड़ा बढ़े, कर्मचारियों की संख्या बढ़े और बस का संचालन, बसों का संचालन उन स्थानों पर जहाँ लोगों की ज़रूरत है, खासतौर पर रिमोट के एरियाज हैं जहाँ टैक्सियाँ चलती हैं बड़े पैमाने पर, तो उन स्थानों पर बसों का संचालन हो, छोटी बसें उसमें चलें, तो लोगों को राहत होगी और उससे लोगों की जेब पर पड़ने वाली मार भी बचेगी, उनका समय भी बचेगा। देखिए, जहाँ तक जेब पर जो भार पड़ रहा है, आप देखिए रोडवेज का किराया लोहाघाट से दिल्ली तक का 600 रुपये है, लगभग 600 रुपये, और जो टैक्सियाँ यहाँ से संचालित हो रही हैं वो 1500 रुपये ले रही हैं। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने वाले छात्र हैं, अगर वो किसी बस में सफ़र कर रहा है और बस खराब हो गई 4 किलोमीटर के बाद, तो उसके भविष्य का क्या हो। और जो छात्र हैं ऐसे दुविधा में ना फंसे, इसके लिए वो टैक्सी चुन रहा है, और टैक्सी से आने जाने का आप देखिए 1500 रुपये जाने का, 1500 रुपये आने का। इस प्रकार से यदि किसी महीने में उस बच्चे को 3 या 4 परीक्षाएं देनी हैं, तो आप उसकी आर्थिक स्थिति सोचिए कि उसको सरकार लाभ दे रही है कि या क्या दे रही है। आप